नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा ध्वर्यो और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर, नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे और कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 30 अंकों की तेजी के साथ 23,700 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत है। लेकिन वही अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार हरे निशान में आज कल बंद होते हुए नजर आए। लेकिन अभिषेक हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, जो हमें बताएंगे ग्लोबल बाजारों के संकेत ठीक ठाक किस तरह के निकल कर आए हैं और इसी के साथ कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन है, यहाँ पर कैसा अपडेट है। अभिषेक गुड मॉर्निंग, बताएं। आशीषा गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो आज मिले जुले हैं अमेरिकी बाजारों से, लेकिन अपने संकेत आएंगे क्रेडिट पॉलिसी से। आरबीआई गवर्नर की संजय मल्होत्रा की पहली पॉलिसी है और इसकी चर्चा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया भर के बाजार भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह की पॉलिसी आ रही है। उम्मीदें हैं कि 0.25% रेट कट आ रहा है, लेकिन क्या सरप्राइज करेंगे आधे % का कट देके, ये देखने वाली चीज होगी। कई बार होता है कि इंटेंशन होती है कि पहली बार मैं इस कुर्सी बैठा हूं तो कुछ बड़ा करूं, तो हम बड़े पर भी नजर रहेगी ग्रोथ, इन्फ्लेशन को लेके ग्रोथ को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर ये कमेंट्री काफी अहम रहने वाली है। देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन अमेरिकी बाजारों जो संकेत रहे हैं वो थोड़े से मिले जुले रहे हैं। कल हमने डाउ जोन्स में देखा है 125 अंकों के आसपास की नरमी। नेस्डेक और S&P 500 में लगातार तीसरे सत्र में तेजी रही है। हालांकि कल की तेजी 0.25% से लेकर आधे % के आसपास की रही है। जॉब रिपोर्ट का इंतजार है। जनवरी के नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आज आने वाले हैं और ये फेड के लिए और अमेरिकी बाजारों में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा अहम होंगे। कल के अगर हम सत्र की बात करें, अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ सेक्शन की बात करें तो आफ्टर मार्केट में अमेजॉन के शेयर में करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि बता रहे थे कि नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे। अनुमान यह है इकोनॉमिस्ट का कि नॉन फार्म पेरोल में 1.69 लाख, करीब करीब 1.25 लाख के आसपास की बढ़त होगी। दिसंबर में थोड़ी सी काफी ज्यादा बड़े आंकड़े आए थे। तो अगर ज्यादा लेबर मार्केट मजबूत होता है, अगर इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से चलती है तो फिर जो रेट कट वाला जो डिमांड होती है, जो सिनेरियो होता है, वो थोड़ी से मध्यम पड़ने लगती है। तो देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। बेरोजगारी दर की बात करें तो 4.1% पर बेरोजगारी दर बरकरार रहने की उम्मीद है। अगर इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स में आधे % के आसपास की तेजी रही है। अंडर परफॉर्म किया है नेस्डेक और S&P 500 को, जहां पर तेजी रही है 0.25% के आसपास की। एशिया की बात करें तो आज एशियाई बाजारों की थोड़ी सी नरम चाल है। जापान के बाजार निकेई में लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद आज गिरावट पर कारोबार हो रहा है। करीब करीब 125 अंक नीचे है निकेई। और जापान में हाउस होल्ड स्पेंडिंग के जो आंकड़े आए हैं बहुत ही रोबस्ट आए हैं, बहुत ही दमदार आए हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा वो आए हैं। और इसके बाद लग रहा है कि बैंक ऑफ जापान अपनी अगली पॉलिसी में फिर से शायद ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी कर सकता है। बाकी बाजारों की बात करें तो चाइना, हांगकांग में हल्की सी कमजोरी है। कोरिया के बाजार में 3 दिनों की हमने तेजी देखी है। कोरिया के बाजार में भी 0.25% के आसपास की नरमी पर कारोबार हो रहा है। चाइना ने एक एक्शन लिया है। कैल्विन क्लीन और टॉमी हिल्फिगर, ये जो ब्रांड्स हैं, इनकी जो पेरेंट कंपनी है, उनको ब्लैकलिस्ट किया है। तो कुछ कुछ चीजें ट्रेड वॉर के फ्रंट पर ये आती रहेंगी, उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। अन्य संकेतों की बात करें तो सोने में लगातार 5 सत्र की हमने तेजी देखी। $2900 प्रति औंस के ऊपर के भाव देखे। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है सोने में। भाव फिलहाल $2885 के आसपास है। लेकिन कच्चा तेल करीब 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। भाव अब $82 से गिरते गिरते आ गए हैं $74 के आसपास। यानी कि अगर हम पिछले महीने भर में भी देखें, महीने भर से भी कम के समय में, तो क्रूड में 10% के आसपास की नरमी आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से क्रूड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सप्लाई इतनी ज्यादा करना चाहते हैं कि जितना किसी ने पहले देखा नहीं होगा अमेरिका में। और मोटिव उसका यह है कि कच्चे तेल का भाव जो है थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो क्रूड में उसके चलते हमने गिरावट देखी है। US डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी है, 107.75 के लेवल है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें, रेंज में है, 4.44% पर बॉन्ड यील्ड है। लेकिन अपने लिए जो क्रूशियल चीज है,
मतलब आज ग्लोबल संकेत को भारतीय बाजार मतलब कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज नहीं है, तो बाकी अब उसको फॉलो करने का सवाल उठता नहीं है। हल्की सी तेजी के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। क्रूशियल होगा आरबीआई की पॉलिसी और जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं। वैसे तो पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है रेट कट से, बट अपफ्रंट जिनको फायदा होता है वो होते हैं रियल एस्टेट, ऑटो हो गए, और इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल काउंटर्स। उन पर आज खास नजर रखने की जरूरत होगी। और 9:45 से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर आप आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की कवरेज भी देख सकते हैं। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डीकोड करने में आपकी मदद करेंगे। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एफआईआईज ने फिर एक बार कल दूसरे दिन लगातार बिकवाली की। याद रखें 4 फरवरी को करीब 800 करोड़ की खरीदारी दिखी थी, लेकिन उसके बाद 2 दिनों से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार के कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। कल करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही डीआईआईज ने करीब 2700 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1200 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,400 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,500 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में 1,550 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर एक बार बिकवाली कर रहे हैं और वो ट्रेंड दूसरे दिन लगातार कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। और कोई भी स्टॉक आज एफएनओ बैन में नहीं रहेगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन कल की सुस्ती के बाद आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, वॉलेटाइल रह सकते हैं बाजार, कई सारे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स अच्छे से प्लेस्ड है वैसे तो देखा जाए तो, और अगर पॉलिसी में 0.25% का कट यानी कि 1.5% का कट आता है, कमेंट्री अच्छी आती है, थोड़ा क्रूड इन्फ्लेशन और सारे डॉलर रुपी इक्वेशंस को हैंडल करने के लिए अगर मिस्टर गवर्नर अच्छे से बात रखते हैं अपनी, तो मेरे को लगता है कि बात बन सकती है। थोड़ा मार्केट का डाटा भी सपोर्टिव डाटा है, क्योंकि पुल बैक करके यहाँ तक आया और वो बहुत मेहनत करके आया और होप के साथ आया हुआ है। ट्रस्ट इस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक ट्रस्ट है कि आरबीआई कोई ना कोई ऐसा फैसला लेगा जिससे कि लिक्विडिटी पंपिंग और साथ ही क्रेडिट ऑफटेक वाला जो मामला है ये अच्छे से लिफ्ट होगा। तो इसलिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो फिर मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा और ये थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है वापस से। मैं उसकी वजह इसलिए भी बताता हूँ क्योंकि अगर आप लेवल्स के हिसाब से चेक करेंगे शीशा, तो आपको बात साफ साफ दिख जाएगी। देखिए 23,800 और 50,800 या 50,500 दोनों लेवल आपके पार नहीं हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है कि आप सपोज से शॉर्ट कवरिंग से आ जाते हो यहाँ तक, लेकिन चलने के लिए आपको ट्रिगर चाहिए और इस लेवल्स का ब्रेकआउट चाहिए था। मैंने कल भी चार्ट आपको दिखाए थे, मैं 8 बजे के शो में भी आपको चार्ट दिखाऊंगा कि जिस जगह हम खड़े हुए बहुत ही नाजुक जोन है। और अगर आप पिछले 2 दिन से देखोगे तो बैंक निफ्टी किसी तरह से मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हारो मत, लेकिन निफ्टी कह रहा है कि नहीं जीतेंगे नहीं। दोनों का डाइवर्जन है और 2 दिन हो गए ये बात। तो कहने का मतलब हम इतने नाजुक दौर पे खड़े हैं। आज पूरा का पूरा दारोमदार आरबीआई की पॉलिसी पे है। गिफ्ट निफ्टी आज बिल्कुल मत देखना और सारी चीजें बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं। कोई अर्निंग्स का इम्पैक्ट मेजर मार्केट्स पे नहीं आएगा, तो आज सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी इम्पैक्ट होगा। दूसरा, आज पॉलिसी अगर ठीक आती है तो मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग के लिए फ्यूल अवेलेबल है, स्पेशली ऑन द निफ्टी फ्रंट, वो तो काफी अवेलेबल है। बैंक निफ्टी भी और चल सकता है। और अगर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स नहीं आती तो फिर हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर आए। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसका भी इम्पैक्ट डिले इम्पैक्ट की तरह हो। कहने का मतलब कि 10 बजे पॉलिसी आई है तो आप 11-12 बजे तक कुछ इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ, सैटरडे को दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं। ऑल्दो वो बड़ी स्टेट नहीं है, स्टेट ही नहीं है अपने आप में, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में सिर्फ रहेगा। तो अगर 2 चीजें ट्रिगर बैक टू बैक हो जाती है तो मार्केट थोड़ा और खिंच सकता है। मैं लेवल से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप 23,500 के पार हो और 23,800 आपसे पार ही नहीं हो रहा है, तो 23,500 से 800 की रेंज है। 23,500 आपका पहला सपोर्ट एरिया, फिर 450 का सपोर्ट एरिया है और उसके बाद 23,800 आपका रेजिस्टेंस एरिया। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी 50,500 आपसे भी पार नहीं हो रहा है, तो 50,500 50,800 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। और क्योंकि आप 50,000 पार करके आए हुए हो और 2 दिन से टिके हुए हो,
तो 50,000 आपका सपोर्ट एरिया भी है। तो ये मैंने सपोर्ट वगैरह बता दी। ऑप्शंस वाले अगर आज को काम करना है तो पोस्ट पॉलिसी करना, बिफोर पॉलिसी पोजीशंस वगैरह मत लेना ज्यादा, पता लगे आपके पैसे चले गए और एक जल्दी 1 घंटे में ही चले गए। तो ये कुछ है मार्केट घटा था। F&O बैन में कोई शेयर है नहीं, पुट कॉल रेशियो वगैरह 1 से नीचे है, मार्केट वैसे फेयर वैल्यू पे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन F&O में किस तरह के बदलाव हुए हैं और किस तरह की आपको रणनीति बनानी चाहिए, इस पर विस्तार में हम 8 बजे फिर से एक बार डिम्पी के साथ चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया अभी के लिए पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ चुके हैं, हेमेन कपाड़िया, KR चोकसी सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। हेमेन जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। और कल निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिखा। आज इंडेक्स लेवल पर आपकी किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। हल्का सा करेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट की तेजी हो चुकी है निफ्टी में। स्वाभाविक है कि वो 2-4 दिन कंसोलिडेट करें, और इवेंट रिस्क है, क्रेडिट पॉलिसी, दिल्ली इलेक्शन, तो कहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। तो निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करें मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट लगती नहीं है अनलेस कुछ न्यूज नेगेटिव आए। लेकिन ये बहुत फास्ट मूवमेंट है, तो 2 दिन हुए, शायद 1-2 दिन और कंसोलिडेशन में जाए और इवेंट रिस्क पार होने तक शायद मार्केट थोड़ा काम रहे, उसके बाद मोमेंटम पिकअप हो, वैसा एक व्यू उभर के आ रहा है। क्या तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया होगा आज के लिए? हाँ जी, स्टॉक स्पेसिफिक लेवल की बात करें, आइडिया की बात करें, तो पहला स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे सब मैकेनिकल इंडिकेटर्स, MACD, स्टॉकेस्टिक, RSI वगैरह क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं। स्टॉक एक अच्छी रिकवरी दे रहा है और ये रिकवरी कंटिन्यू होगी वैसा लगता है। तो एक्सिस बैंक की 1020 की एंट्री, 1013 का स्टॉप लॉस और 1034 का टारगेट रहेगा, इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। और दूसरा बाय कॉल रहेगा वो है पूना वाला। अगर आप देखेंगे तो पूना वाला का भी लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑसिलेटर बाय हो चुके हैं, ओवरसोल्ड स्थिति में से क्रॉसओवर बाय हो चुके हैं, ये भी चलने के मूड में है और मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दे चुका है ये स्टॉक डेली चार्ट पे। तो पूना वाला पे बाय कॉल रहेगा इंट्राडे, और 318 की एंट्री, 315 का स्टॉप लॉस और 324 का टारगेट। पूना वाला फिनकॉप पर खरीदारी की राय, 324 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 315 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर से ही एक्सिस बैंक के स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है, जहां पर 1034 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1013 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। हेमेन जी, शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं और नतीजे कहां से निकल कर आए हैं, किस तरह के नतीजे रहे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारे निफ्टी कंपनियों के नतीजे और नॉन निफ्टी में भी कई सारी कंपनियां थी, किस तरह के नतीजे रहे? जी हाँ, अगर हम बात करें नतीजों की तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी कंपनी के साथ, और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो है वो हमें इस बार ब्रिटानिया की तरफ से देखने को मिला था। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कहीं पे पूरे सेगमेंट में हमें अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिला। रेवेन्यू जो था वो 8% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन है कहाँ पे, वहीं पे थोड़ा एक डिक्लाइन देखने को मिला, बट वो फिर भी स्ट्रॉन्ग था एस्टिमेट के मुताबिक, और नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा सुधार जो है देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल की, तो वहाँ पे भी अबाव एक्सपेक्टेशन नतीजे है जो वो देखने को मिले थे। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे 300% का इंक्रीज जो है देखने को मिला, और इसी के साथ साथ एबिटा मार्जिन में भी एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने इस बार जो एक्सेप्शनल गेन है 7,500 करोड़ का वो रिकॉर्ड किया था, और इसकी वजह से पैट में जो अपटिक है वो देखने को मिला था। इसके अलावा बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, यहाँ पे एक मिक्स्ड रिजल्ट जो है हमें देखने को मिले। हालांकि रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 5% से बढ़ा है, एबिटा मार्जिन में कहीं पे सुधार देखने को मिला, और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 12% का ग्रोथ देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ITC की, तो वहाँ पे वीक नतीजे हमें देखने को मिले थे अक्रॉस सेक्टर्स, और वॉल्यूम ग्रोथ जो अगर बात करें
तो वहाँ पे भी सिगरेट सेगमेंट में एक म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ 6% का ही देखने को मिला और इसके चलते कहीं पे वीकनेस जो है आईटीसी में देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं कुछ नॉन निफ्टी कंपनीज की वीक नतीजों में सबसे पहले आता है सोनाटा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अगर हम बात करें नतीजों की तो हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 1.4% से ही डिक्लाइन हुई है। कंपनी के कमेंट्री से ऐसे जाना जाता है कि कहीं पे जो टॉप क्लाइंट था उनका उसमें कहीं पे ड्रॉप डाउन रैम्प डाउन देखने को मिला और इसके चलते हुए उनका मानना यह है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो Q4 में भी देखने को मिलेगा और इसी के चलते हुए एक वीकनेस इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में 97% का फॉल देखने को मिला। प्रॉफिट जो है वो अभी सिर्फ 4 करोड़ का है क्योंकि जैसे हमें पता है कि माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और इसके चलते हुए प्रोविजनिंग में एक काफ़ी ऊंची अपटिक इस क्वार्टर में देखने को मिली थी। इसके अलावा बात कर रहे हैं एनसीसी तो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिला। लगभग 12% से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डाउन है कंपनी की इस क्वार्टर में। पीआई इंडस्ट्रीज की भी अगर बात करें तो कहीं पे अक्रॉस ऑल द फ्रंट जो है एक डिक्लाइन देखने को मिला। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो वहाँ पे भी 14% का डिक्लाइन देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 26% का डिक्लाइन। इसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे आती है वो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड की तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो वहाँ पे एक डिक्लाइन जो है 27% का देखने को मिला और एबिटा मार्जिन पे भी एक प्रेशर जो है आज के इस क्वार्टर में देखने को मिला था। इसके अलावा अपोलो टायर्स की बात करते हैं यहाँ पे एक मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो अनुमान से ज़्यादा रेवेन्यू अच्छा था बट एबिटा मार्जिन में जो प्रेशर था इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में एक मिस जो है इस क्वार्टर में देखने को मिला। औरोबिंदो फार्मा की भी बात करें तो वहाँ पे भी रेवेन्यू जो है वहाँ पे बीट देखने को मिला है। एक ऑल टाइम हाई पे है ये रेवेन्यू। इसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं पे 9.7% का फॉल जो है Q3 में कंपनी की तरफ से देखने को मिला था। मदरसन वायरिंग की भी बात करें तो वहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिखी। कंपनी का मानना यह है कि एक्सपांशन की वजह से ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्लाइन हुए इस क्वार्टर में। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो कहीं पे रिजल्ट जो थे वो हेल्दी रहे हैं बट इसके अलावा आज जो आरबीआई एमपीसी की मीटिंग रहेगी और इसमें रेट कट्स के अगर डिसीजन हुए तो जैसे कि यह एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट होगा उसको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। रैमको सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी मिक्स नतीजे देखने को मिले। वॉल्यूम्स में एक मिक्स्ड नंबर जो है इस क्वार्टर में देखने को मिले थे और इसके अलावा कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने मिले और सबसे पहले आता है गल्फ ऑयल। यहाँ पे अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो एक हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी की तरफ से देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी में भी 17% का ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी ने रजिस्टर किया है। भारतीय हेक्सागॉन की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छे नतीजे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 3% से बढ़ी है सीक्वेंशियली और एबिटा मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला और इसके चलते हुए इन सब कंपनीज पे आज पे नजर रखना जरूरी रहेगा क्योंकि एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स और वीक सेट ऑफ नंबर्स के साथ अच्छे नंबर्स के साथ भी कुछ कंपनीज जो है उन्होंने कल के दिन में नंबर जो है वो रिपोर्ट किए हैं। स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे लेकिन गौरव इसके अलावा कई सारी खबरें भी निकल कर आई है एक्विजिशन को लेकर और इसके अलावा कुछ फंड रेजिंग प्लान्स को लेकर वो भी बताएं। जी हाँ, अगर हम बात करें खबरों की तो सबसे पहले आज बात करते हैं इंडस टावर्स, भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम की क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय हेक्साकॉम जो है वो इंडस टावर्स को लगभग 3400 टावर्स जो है वो देने वाली है जिसके लिए कॉस्ट होगा 1134 करोड़ रुपीस। भारतीय एयरटेल जो है वो भी इंडस टावर्स को लगभग 12700 टावर जो है वो सेल करने वाली है और जिसका कॉस्ट रहने वाला है 2174 करोड़ रुपीस। तो एक बड़ा एक्विजिशन इन तीन कंपनीज के बीच में तो इन पर नज़र ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं आईटीसी की। यहाँ पे कंपनी ने 100% एक्वायर किया है एम्पल फूड्स लिमिटेड को। इसकी जो कॉस्ट है एक्विजिशन कॉस्ट वो लगभग 131 करोड़ की होने वाली है। वेदांता की बात करें तो यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है 11 फरवरी को। इसके चलते हुए कहते वेदांता जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू फंड रेजिंग कर सकता है। इसी के साथ साथ एडलवाइज फाइनेंस में भी एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है 7 फरवरी को जब कंपनी जो है वो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट भी देंगे और इसी के साथ साथ कहीं पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेजिंग के लिए भी विचार जो है वो करने वाले हैं। डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात करें तो कहीं पे कंपनी ने जो है एक कोलैबोरेशन किया है हेनलियस कंपनी के साथ जिसके चलते हुए जो प्रोडक्ट्स है यूएस और यूरोप में उसमें जो कमर्शियलाइजेशन कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं औरोबिंदो फार्मा की क्योंकि बोर्ड ने अभी मंजूरी दी है अराउंड 80% इक्विटी शेयर जो है वो खरीदेगी कंपनी टेर्जेन बायोटेक में और जिसकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो लगभग 11 करोड़ होने वाली है। तो खबरों के दम पे आज के दिन में ये सब स्टॉक जो है वो हमारे फोकस में जरूर रहेंगे। गौरव शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नतीजों के दम पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है और रविंदर हब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, निफ्टी कंपनियों के नतीजों पर कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है बताएं।
जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हीरो मोटर से, जहाँ पे सिटी ने नोट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 5400 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कॉम्पिटिशन जो लैंडस्केप है वो अभी भी चैलेंजिंग है हीरो के लिए, और जो हीरो का मार्केट शेयर है उसमें भी अभी भी अंडर प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जेफरीज ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 5075 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ब्रिटानिया, जहाँ पर CLSA ने मेंटेन रखा आउट परफॉर्म रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 5891 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो लोअर देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कॉस्ट था उसके चलते ग्रॉस मार्जिन में मिस देखने को मिला है और हाई कम्युनिटी इन्फ्लेशन देखने मिला है वीट, पाम ऑयल और कोका में। मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 4500 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है भारतीय एयरटेल, जहाँ पर यूबीएस ने न्यूट्रल रेटिंग रखा है एंड मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 1705 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कैपेक्स इंटेंसिटी है वो हाई अभी भी हाई है। इसी के साथ साथ ट्रेंड भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 8032 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है जो फैशन सेगमेंट है उसका परफॉर्मेंस जो था वो स्लाइटली वीक रहा है। और इसी के साथ साथ बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 6900 का रखा है, और जेफरीज ने भी जो है होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 5800 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है SBI, जहाँ पर जेफरीज ने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, टारगेट प्राइस 970 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो स्टडी अपटिक देखने को मिला डिपॉजिट ग्रोथ में वो एक पॉजिटिव है, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो सपोर्ट करेगा 12 से 13% के ग्रोथ लोन के लिए। नोवा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 950 का रखा है। मैक्वेरी ने जो बाय रेटिंग को आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 700 का रखा है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे।